फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमसी इंदौर। मैं साक्षी आप सभी का सीएमसी इंदौर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूनिट 10 एमपीपीएससी की प्री की यूनिट 10 के अंतर्गत हम प्रमुख संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं को पढ़ रहे हैं। इसी श्रेणी में आज हम पढ़ने वाले हैं एनजीटी को। फ्रेंड्स, किसको पढ़ने वाले हैं? आज हम एनजीटी को पढ़ने वाले हैं। तो एनजीटी के बारे में आप जानते क्या है? सबसे पहले हम एनजीटी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्या है, हमारे सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है ना। तो एनजीटी में ऐसा हमें क्या पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए। लास्ट ईयर आपने देखा होगा एनजीटी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है। अपील से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे एनजीटी से पूछा गया था। तो यहाँ पर आयोग में बहुत ही छोटा सा आयोग है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि बहुत ही माइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट क्वेश्चन है, लेकिन माइनर क्वेश्चन है। बहुत से लोगों से क्या हो गया था, गलत भी हो गया था। तो इसी श्रेणी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए और आप उसको पढ़ सके। अब बात करती हूं मैं एनजीटी की। तो पहले इसका पूरा नाम क्या है? पहले इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है। तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या नाम है फ्रेंड्स इसका? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब यहां पर ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है कि भाई नेशनल तो ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? ऐसा क्या मतलब है ट्रिब्यूनल का? अधिकरण। किसका मतलब? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो क्या है, जब हमारे सरकार के पास, सरकार में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, उनके पास क्या होता है, क्रिमिनल मामले, सिविल मामलों का इतना ज्यादा बोझ हो जाता है। क्या हो जाता है, उनके पास मामलों का इतना बोझ हो जाता है कि वो मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं हो पाता। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, शीघ्र निपटारा करना पड़ता है। तो क्या करना, तो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, कौन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मामलों का क्या नहीं कर पाते, शीघ्र निपटारा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ मामलों को शीघ्र निपटारा करना पड़ता है। तो उसी के लिए, उसी की सुविधा के लिए क्या बना दिए गए हैं, उनको सुविधा के लिए बना दिया गया है अधिकरण। क्या बना दिया गया है? उसी सुविधा के लिए क्या बनाया है, ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। अब ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? तो हमारे संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं 323A और 323B। कौन से? 323A और 323B हमारे संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं। और 323A के बारे में बात करें तो 323A में आप जानते हो जैसे कि कैट का बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कैट बनाया गया है। अब कैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे आईएएस ऑफिसर या उनसे संबंधित कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले कहाँ पर सुलझाया जाता है, उसको कैट में जाकर सुलझाया जाता है, आर्टिकल 323A के तहत जो अधिकरण बनाया गया है। तो उसी तरीके से 323B में भी क्या दिया गया है, 323B में दिया गया है कि संसद श्रम और पर्यावरण को लेकर क्या बनाएगी, अधिकरण स्थापित करेगी। किसको लेकर? श्रम और पर्यावरण को लेकर क्या स्थापित करेगी, अधिकरण की स्थापना करेगी। तो यहां पर साफ 323B में क्या कह दिया गया है कि संसद श्रम और पर्यावरण को लेकर क्या करेगी, जो पार्लियामेंट है लेबर और एनवायरमेंट को लेकर ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगी। तो उसी के लिए हमने किसकी स्थापना की, एनजीटी की स्थापना की। अब बात करें कि एनजीटी की प्रकृति कैसी होती है, कैसी प्रकृति का एनजीटी होता है, क्या ये संवैधानिक है? क्योंकि 323B के तहत हमने इसकी स्थापना किया तो आप बोलोगे ये तो संवैधानिक है, लेकिन फ्रेंड्स ये संवैधानिक नहीं होता है। कौन सा निकाय होता है? ये होता है सांविधिक निकाय। कैसा निकाय है ये? सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? सांविधिक प्रकृति का ये निकाय है। क्योंकि इसको किसके तहत बनाया गया है? इसको एक एनजीटी एक्ट आया था। क्या आया था? एनजीटी एक्ट आया था। कब फ्रेंड्स? 2010 में क्या आया था? एनजीटी एक्ट के तहत क्या बनाया गया है, इसको बनाया गया है। तो चूंकि ये क्या बनाया गया है, एनजीटी अधिनियम के तहत, अधिनियम 2010 में आया था, उसके तहत क्या बनाया गया है, इस आयोग का गठन किया गया है। और कब किया गया है फ्रेंड्स? इस आयोग का गठन किया गया है 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 को क्या किया गया है, इस आयोग का गठन किया गया है। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया कि इसका गठन कब किया गया है, 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति सांविधिक प्रकृति की है। अब इसका गठन क्यों किया गया है, तो पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए। किसके लिए? जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यू होते हैं, कौन से, पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए क्या किया गया है, इसका गठन किया गया है, पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटारा करने। तो एक तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से क्या है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करता है।
क्या है ये? फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह हमारा एनजीटी काम करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो गया? गठन 18 अक्टूबर 2010 को हो गया। प्रकृति इसकी कैसी हो गई? सांविधिक प्रकृति का हो गया। और ये क्या करता है? पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटारा करने का काम करता है। और एक तरीके से क्या है? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। किसके तहत किया गया है? आर्टिकल 323B। इसके अलावा अब आप कहोगे कि सिर्फ 323B आर्टिकल है, 323B आर्टिकल है मैम, इसके अलावा और कोई आर्टिकल नहीं है? तो बिल्कुल है, आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 हमें क्या देता है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? जीवन जीने का अधिकार है। अब ऐसा तो है नहीं, जीवन जीने का अधिकार हमें इसी तरीके से है कि हम पर्यावरण आप प्रदूषित करते जाओ और हम अपना जीवन अच्छे तरीके से जी लें, ऐसा तो संभव है नहीं ना। होगा क्या? पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि आप दिल्ली की बात ले लो, दिल्ली की हवा में एक तरीके से क्या बोला जाता है कि आप हवा में सांस ले रहे हो तो मतलब आप तरीके बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? स्मोकिंग कर रहे हो, है ना। तो मतलब हवा में सांस ले रहे हैं और हम स्मोकिंग कर रहे हैं, सिर्फ सांस लेना हमारे स्मोकिंग के लेने के बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हम जीवन सही तरीके से नहीं जी पा रहे। तो क्या दायित्व है सरकार का कि हमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। तो आप हमारे मौलिक अधिकार को सही तरीके से उसको फुलफिल करवाइए, पूर्ति करवाइए कि आर्टिकल 21 की उसमें सही तरीके से पालन हो। तो इसलिए क्या दिया गया? हमको पर्यावरण, हमें स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। किसमें अधिकार है? स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। इसी के लिए क्या किया गया है? एनजीटी का गठन किया गया है। अब पर्यावरणीय मामलों का ये शीघ्र निपटारा कैसे करेगा? जैसे कि मान लो दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, ठीक है, अब वहां पर एक और ऐसी फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है जिससे और भी ज्यादा प्रदूषित फैल सकता है, तो वो तो तुरंत स्थापना कर लेगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अगर कोई गया तो क्या होगा? वैसे ही वहां पर केसों की इतनी लंबी चौड़ी फाइल है, इतनी जो लंबी चौड़ी लिस्ट है केसों की, तो वो केस बहुत देरों में निपटेंगे। तो यहाँ पर एनजीटी में जाने से क्या होगा? उस केस का तुरंत ही निपटारा हो जाएगा। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर उस केस का क्या हो जाएगा? तुरंत ही निपटारा हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ये काम करेगा और वो उस फैक्ट्री को खोलने पर प्रतिबंध भी लगा सकता है या फिर कुछ शर्तों के साथ उस फैक्ट्री को खोलने की अनुमति दे सकता है। क्या देखेगा? सबसे पहले कि किसी भी नागरिक की आर्टिकल 21 का हनन तो नहीं हो रहा, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं फैल रहा। तो ये सब क्या देखेगा? ये सब एनजीटी देखेगा। ये एनजीटी का मेन तरीके से काम होता है। इसके अलावा अब एनजीटी की पृष्ठभूमि तैयार कैसे हुई? ऐसे क्या क्या रीजंस थे कि एनजीटी की पृष्ठभूमि तैयार हुई? हमें एनजीटी का गठन करना पड़ा। हमें एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक एक्ट लाना पड़ा। उसी की तरह उसी के बेस पर हमने क्या किया? एनजीटी एक्ट बनाया और क्या बना? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की। तो सबसे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स? 1972 में। कब? 1972 में क्या हुआ था? एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या पर्यावरण को संरक्षित रखने की बात की गई थी। इसमें क्या बोला गया था कि आपको क्या करना है? सभी राष्ट्रों को पर्यावरण को संरक्षित करके चलना है। कब करना है? पर्यावरण को संरक्षित करके चलना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित हुआ। 1992 में क्या हुआ फ्रेंड्स? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्या हुआ? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहां पर हमारी पर्यावरण की नींव रखी गई। क्या रखी गई? पर्यावरण संरक्षण की नींव रखी गई। और उसी के तहत आपने एक आर्टिकल देखा होगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उसी के तहत आर्टिकल एक आया था, 48A आर्टिकल उसमें जोड़ा गया था। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 48A आर्टिकल उसमें जोड़ा गया था। और 48A आर्टिकल में क्या कहा गया था फ्रेंड्स? 48A आर्टिकल में क्या कहा गया था कि 48A आर्टिकल में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य द्वारा क्या बनाया जाएगा? कानून बनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या किया जाएगा? राज्य द्वारा कानून बनाया जाएगा। तो यहाँ पर उसी के लिए क्या किया गया? एनजीटी का गठन। एक तरीके से इस आर्टिकल के तहत भी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमने क्या किया? एनजीटी का गठन किया। हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल थे जिनकी वजह से क्या हुआ? एनजीटी का एक तरीके से गठन हुआ। सरकार को पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना करनी पड़ी और संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है इस आयोग का, तो इसीलिए ये कैसा है? एक्ट के तहत लाया गया है। इसलिए कैसी प्रकृति का है? सांविधिक प्रकृति का है। तो चलिए अब हम अपना आयोग स्टार्ट करते हैं कि कैसा क्या उसमें गठन हुआ है, किस तरीके की उसमें बातें कही गई हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, फिर इसका हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, फिर इसका गठन किस तरीके से हुआ, इसमें कितनी क्या संरचना है, नियुक्ति कौन करता है, कितनी इसकी पदावधि है और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसने क्या निर्णय दिए हैं और अन्य तत्वों के बारे में। अगर पृष्ठभूमि की बात करूं तो ये मैं आपसे डिस्कशन कर चुकी हूं कि पृष्ठभूमि इसकी क्या थी। 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, और अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो आर्टिकल 21, कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 21 हम यहां पर डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से आर्टिकल 21 यहां पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 323B और आर्टिकल 21। ये सारे आर्टिकल हम क्या कर चुके हैं, ये आर्टिकल हम यहाँ पर क्या डिस्कशन कर चुके हैं, पृष्ठभूमि इसकी है। और इसके अलावा क्या 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन और 1992 का क्या पृथ्वी सम्मेलन, 1992 का कौन सा पृथ्वी सम्मेलन, ये इसकी पृष्ठभूमि के रूप में क्या हुई, इसकी पृष्ठभूमि रखी गई कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या किया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई इसका गठन कब हुआ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, कौन इसकी नियुक्ति करता है, इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, सबसे पहले ये कहां पर स्थापित हुआ था, वर्तमान में जैसे कि पर्यावरण कानून बनाने वाला कौन सा राज्य है, कौन सा देश है भारत, ये सब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं इसकी गठन और संरचना, तो भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है, जैसे कि ये सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो IN की पॉइंट्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इस आयोग का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखो संवैधानिक प्रावधान क्या थे, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इसके संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से थे। तो आर्टिकल 21 जो कि हमें क्या देता है, जीने का अधिकार देता है कि भाई हमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप हमें क्या दो, प्रदूषित वायु दो, जिसके कारण हम कितना भी अच्छी लाइफस्टाइल जी ले, कितना भी अच्छा खा ले, हम कितना भी स्वस्थ रहने की कोशिश करें, लेकिन अगर हमारी प्राण वायु, अगर हमें ऑक्सीजन ही शुद्ध तरीके से प्राप्त नहीं होगी तो हमारे रहने का, अच्छे खाने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे। अब जब लंग्स खराब होंगे तो फिर क्या होगा, बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। तो इसीलिए सरकार को क्या है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दोनों ही करने पड़ेंगे, और वो भी क्या, कानून बनाकर, क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो मानेंगे नहीं जब तक कानून का निर्माण नहीं होगा। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो हमें उसको क्या है, दंड देने का भी अधिकार प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 323B की, आर्टिकल 323B में साफ कहा है कि संसद क्या करेगी, अधिकरण बनाएगी। कौन बनाएगा, देखो फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं बनाएगी, यहाँ पर कौन बनाएगा, संसद निर्माण करेगी, संसद निर्माण करेगी। इसका आपको खासा ध्यान रखना है कि संसद क्या करेगी, श्रम, अगर लेबर को लेकर सरकार को कोई कानून बनाना है या कोई आयोग बनाना है, श्रम आयोग बनाना है या श्रम संबंधी कोई कानून बनाना है, तो सरकार किसका यूज करेगी, सरकार करेगी आर्टिकल 323B का। और कौन निर्माण करेगा, संसद बनाएगी। सरकार मतलब केंद्र सरकार नहीं बनाएगी, राज्य सरकार, वो भी कौन बनाएगा, संसद, पार्लियामेंट हमारी बनाएगी। संसद श्रम और पर्यावरण आदि विषयों को लेकर क्या बनाएगा, ट्रिब्यूनल बनाएगा। ये ट्रिब्यूनल एक तरीके से क्या काम करते हैं, ये ट्रिब्यूनल फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करते हैं। सिर्फ पर्टिकुलर ये ट्रिब्यूनल कहीं और नहीं जाएंगे, सिर्फ पर्यावरण तक सीमित रहेंगे, तो इसलिए इनके काम करने में भी क्या आएगी, तेजी आएगी, और काम कैसे होगा, बहुत ही शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में। कब आया था फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या किए गए थे, बहुत सारे संविधानों में संशोधन किया गया था, बहुत सारा संविधान संशोधन किया गया था। एक तरीके से पूरे संविधान संशोधन की लिस्ट तैयार कर दी गई थी। तो यहीं पर 42वां संविधान संशोधन आया था, उसमें आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया था, आर्टिकल 48A जोड़ा गया था, जिसके तहत हम क्या करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये किसमें जोड़ा गया था, DPSP में, मतलब हमारे के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि जो राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं। किसकी इच्छा पर, राज्य की इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि राज्य इन्हें देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर राज्यों को ऐसा निर्देश दिया गया था कि आप क्या करो, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करो। आगे बात करते हैं आर्टिकल 51AG। कौन सा, 51AG में भी हमें क्या दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करेंगे। आर्टिकल 51G हमारे क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्यों में भी ये बात कही गई है। देखो मौलिक अधिकारों में ये बात कह दी गई है, ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकारों में ये बात कह दी गई है।
मौलिक अधिकारों में क्या बोल दिया, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि पर्यावरण, हमें स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। अब जब हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ अधिकार ही हो, हमारा कोई कर्तव्य ना हो। तो यहाँ पर 51A(g) के तहत, आर्टिकल 51A(g) के तहत साफ साफ कह दिया गया है कि भाई साहब आपको अगर रहने का अधिकार है तो आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा, तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी दिया जाएगा कि नागरिकों का कर्तव्य है वो वृक्षारोपण करे, वृक्षों को काटे नहीं, इसके अलावा मृदा को प्रदूषित नहीं करे, वायु है वायु को स्वच्छ रखने का काम करे। ये सब क्या है, ये हमारे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार जरूर दिया गया है लेकिन साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। और इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में भी स्पष्ट कहा गया है कि किसके द्वारा, किसको, राज्यों को कहा गया है कि राज्य क्या करेंगे, अपने नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, मतलब राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। उसके बाद अगर बात करें विश्व की, विश्व में क्या हुआ था, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन। विश्व में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जून 1972 में, फ्रेंड्स का जून 1972 में स्टॉकहोम में, कहां पर, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहां पर, स्टॉकहोम में सम्मेलन आयोजित होता है, वहां पर यह बात चर्चा होती है कि आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है। किसको, विश्व को पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो संयुक्त राष्ट्र के लिए मानव का पर्यावरण सम्मेलन हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या हुआ, मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ। यहाँ पर क्या बात कही गई, यहाँ पर बात कही गई कि पर्यावरण को संरक्षण और संवर्धन करो और आप उसी दिशा में क्या करो, कार्य करो, है ना। फिर क्या हुआ 1992 में, कब, 1992 में यूनाइटेड नेशन का क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है। वो होता है ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कहां पर, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। फ्रेंड्स, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होता है पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा। वो क्या कहता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए यहाँ पर बात कही गई। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है, एजेंडा 21 भी बोला जाता है। इसके तहत क्या किया गया कि देशों को, जो संयुक्त राष्ट्र के देश थे, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र है, उनको क्या कहा गया कि आप पर्यावरण का संरक्षण करो और उसके लिए एक कानून का निर्माण करो। उसके लिए कानून के तहत क्या करो, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कार्य करो। नेक्स्ट, अब हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ये तो हमने क्या पढ़ ली, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ ली। अब जनरल इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका गठन कैसे हुआ था। देखो, इसका गठन कैसे होता है फ्रेंड्स, इसका गठन होता है, ये एक्ट के द्वारा बनाया गया था। हमने अभी डिस्कशन किया, ये एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो इसका गठन क्या होता है, 2010 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा, 2010 के अधिनियम के द्वारा इसका गठन होता है फ्रेंड्स। कब, 18 अक्टूबर 2010 को। अब ये जब एक्ट के द्वारा गठित हुआ है तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है सांविधिक प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की है, सांविधिक प्रकृति की है। और अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर इसकी सर्किट पीठ की मैं बात करूं, सर्किट पीठ, अगर इसकी सर्किट पीठ की हम बात करें तो कहां पर है, शिमला, शिलोंग, जोधपुर, कोच्चि। कहां पर है, शिमला, शिलोंग, जोधपुर और कोच्चि में। ठीक है, शिमला, शिलोंग, जोधपुर, कोच्चि में क्या है, इसकी सर्किट पीठ है। और अगर इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें, किसकी, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय की अगर इसकी बात की जाए तो वो कहां पर है, वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। कहां का पर है, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्या है, इसकी क्षेत्रीय कार्यालय है। अब क्वेश्चन हमसे जनरेट क्या होता है कि बताओ जो एनजीटी है, एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहां पर अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में कहां पर अवस्थित है, हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा, भोपाल। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनजीटी बनाने वाला, पर्यावरण को लेकर कानून बनाने वाला भारत कौन सा राष्ट्र है, तो भारत कौन सा राष्ट्र है, तीसरे नंबर का राष्ट्र क्या है, भारत है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमारा दिया गया है। स्थापना क्या होगी, 18 अक्टूबर 2010 को होगी। किसके तहत होगी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत, जो हमारा एक्ट आया था 2010, उसके तहत क्या होगी, इसकी स्थापना होगी। और संख्या नंबर क्या है उसकी, संख्या नंबर है उसकी 13। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकृति कैसी है, सांविधिक प्रकृति का है। इसके अलावा ये मेन पॉइंट स्वतंत्र निकाय है, इसके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये अपने कार्यों को करने के लिए क्या है,
स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में भोपाल में इसका क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के मामलों को क्या करना है? शीघ्र निपटारा करना है। और ये क्या करता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करता है? 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर अपना क्या करता है? डिसीजन दे देता है। तो पर्यावरणीय मामलों को निपटारा, शीघ्र निपटारा करेगा कितने टाइम में? 6 मंथ के अंतर अंतर। तो 6 महीने के अंदर ये पर्यावरणीय मामलों का निपटारा कर देता है। और इसे क्या है? अब जो एनजीटी है, एनजीटी का गठन कौन करता है? गठन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं, देखो कौन गठन करता है इसका? केंद्र सरकार करती है। क्या करती है? केंद्र सरकार करती है। और किससे परामर्श लेती है? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से परामर्श लेती है। किससे परामर्श लेती है? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से परामर्श लेती है। तो इसे किसके समान दर्जा प्राप्त है? इसे हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। जो ट्रिब्यूनल है इसे किसके समान दर्जा प्राप्त है? हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। अगर इसके खिलाफ कोई अपील करनी है, एनजीटी के खिलाफ अपील करनी है, तो क्या आप हाई कोर्ट में चले जाओगे? भाई हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है तो अपील करोगे तो हाई कोर्ट में तो नहीं जाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो आप कहां पर जाओगे? इसके खिलाफ अपील डायरेक्ट कहां पर की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्या है? इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें, क्या है? हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसे विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाले देश कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था कि भारत क्या है? भारत तीसरे नंबर का देश है। इससे पहले किसने स्थापित कर लिया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। फ्रेंड्स, किसके द्वारा? जो विकसित देशों की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उसके बाद भारत। और अगर विकासशील देशों में पूछा जाए कि भारत पहला विकासशील देश है क्या स्थापित करने वाला? भारत पहला विकासशील और तीसरा विकसित देश है जो किसकी स्थापना की है? विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की है। कि भाई ट्रिब्यूनल के माध्यम से 6 माह के भीतर भीतर ये क्या कर देता है? पर्यावरणीय मामलों का शीघ्र निपटान कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत कौन से नंबर का है? 3rd नंबर का है। और अगर विकासशील में आ जाए भारत कौन से नंबर का है? तो भारत 1st नंबर का है। कौन से नंबर का फ्रेंड्स? भारत 1st नंबर का है। नेक्स्ट है हमारा कि पूछते हैं फिर कि बताओ इसके प्रथम आयुक्त कौन थे और वर्तमान आयुक्त कौन है और कौन से नंबर के है? ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है हमारा एमपीपीएससी का। तो यहाँ पर फर्स्ट आयुक्त कौन थे? हमारे प्रथम आयुक्त जो थे वो थे लोकेश्वर सिंह पंटा जी। कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। उसके बाद हमारे बने हैं स्वतंत्र कुमार। आफ्टर दैट हमारे बने हैं आदर्श कुमार गोयल। और यही क्या है? हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी है। कौन? आदर्श कुमार गोयल जी। और यही क्या है? हमारे वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं सर्किट पीठ। हम पढ़ चुके हैं सर्किट पीठ इसकी 4 जगह पर है। कौन कौन सी? शिमला, शिलोंग, जोधपुर और कोच्चि। यहाँ पर इसकी सर्किट पीठ स्थापित है। और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। कहाँ कहाँ पर? भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो इसका गठन कौन करता है? तो मैंने आपको बताया था गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया जाता है। और किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर क्या करते हैं? गठन करते हैं। तो देखो गठन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसकी संरचना क्या है? संरचना क्या है? इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य क्या होते हैं? न्यूनतम 10 अधिकतम 20। न्यूनतम 10 अधिकतम 20। और इसी तरीके से क्या है? विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य? विशेषज्ञ सदस्य। विशेषज्ञ, इसके क्या? विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। देखो पहला एक अध्यक्ष होगा, फिर सदस्य होंगे, देन इसके विशेषज्ञ सदस्य होंगे। वो भी क्यों होंगे? न्यूनतम 10 अधिकतम कितने? 20। न्यूनतम 10 अधिकतम 20। और पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार द्वारा क्या किए जाएंगे? अधिसूचित किए जाएंगे। जो पूर्णकालिक सदस्य हैं और विशेषज्ञ सदस्य वो किसके द्वारा अधिसूचित होंगे? केंद्र सरकार बताएगी। केंद्र सरकार बताएगी। इसमें क्या रहते हैं? सबसे पहले एक अध्यक्ष रहता है। सदस्य में कौन रहता है? पूर्णकालिक रहते हैं, पूर्णकालिक सदस्य रहते हैं। और कौन रहते हैं? विशेषज्ञ सदस्य रहते हैं। पूर्णकालिक सदस्य क्या रहते हैं? न्यूनतम 10 अधिकतम 20। और विशेषज्ञ सदस्य न्यूनतम 10 अधिकतम 20। तो यहां पर टोटल एक तरीके से क्या होगा? अधिकतम 21, न्यूनतम 21। एक तरीके से आप काउंट करो। और अधिकतम कितने हो जाएंगे? 41।
लेकिन अधिकतम का क्या है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन न्यूनतम 10 तो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपॉइंट ही करने पड़ेंगे, है ना। आपको यहां पर ध्यान रखना है। देखो अध्यक्ष क्या है, यहां पर अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान या सेवानिवृत्त। देखो एक बार करते हैं, अगर हमने यहां पर क्या पढ़ी थी, इसकी संरचना पढ़ रहे थे। संरचना में कौन होता है इसका, संरचना में होता है एक तो अध्यक्ष हो गया, ठीक है, संरचना में कौन हो गया, एक अध्यक्ष हो गया हमारा, और क्या हो गए सदस्य। सदस्य में कौन हो जाएंगे, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य। कौन से, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, ठीक है, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। ये हमारा क्या है, संरचना है। एक अध्यक्ष, संख्या कितनी हो गई, एक। पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य क्या होंगे, न्यूनतम 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम कितने, 20। अधिकतम कितने हो जाएंगे, 20। और इसी तरीके से विशेषज्ञ सदस्य क्या हो जाएंगे, मिनिमम 10, मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम हो जाएंगे 20। तो एक तरीके से सारे अगर आप काउंटिंग करो 10, 10, 20 और 1, 21, मिनिमम कितने हो जाएंगे टोटल इसमें 21, और मैक्सिमम अध्यक्ष समेत, और अध्यक्ष समेत मैक्सिमम कितने हो जाएंगे 41, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम मतलब न्यूनतम आपको 10 तो रखने ही पड़ेंगे, लेकिन अधिकतम का क्या है, क्राइटेरिया फिक्स है कि आप 20 तक रख सकते हो, लेकिन आप 11 भी रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो, लेकिन न्यूनतम आपको 10 तो रखने पड़ेंगे, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। अब यहाँ पर अध्यक्ष कौन कौन हो सकता है, जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का तो क्या होगा, रिटायर्ड या फिर वर्किंग, रिटायर्ड या वर्किंग क्या, जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज कौन, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। रिटायर्ड या वर्किंग का मतलब क्या होता है, कार्यकारी या फिर वर्तमान में भी है। ये ध्यान रखना, जब वर्तमान में है, इसी कारण केंद्र सरकार से पूछेंगे कि हम किसको नियुक्त कर दें। केंद्र सरकार किससे पूछेगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि हम किसको नियुक्त कर दें। तो क्योंकि वो वर्किंग जज को क्या करेंगे, यहाँ पर जो कार्यकारी है उसको यहाँ पर कहाँ पर नियुक्त करेंगे, एनजीटी में नियुक्त करेंगे, एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से न्यायिक की होती है। तो देखो अध्यक्ष कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, या फिर किसी हाई कोर्ट का क्या है, चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का क्या, जज। हाई कोर्ट का चीफ जज, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जज और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन, सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान। कैसा, सेवानिवृत्त या फिर वर्तमान न्यायाधीश को आप यहाँ पर क्या कर लोगे, अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकते हो। इसके अलावा अगर न्यायिक सदस्य की बात की जाए कि न्यायिक सदस्य को आप किसको नियुक्त कर सकते हो, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो आप उसको क्या कर सकते हो, सदस्य के जो न्यायिक सदस्य रहते हैं, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य कितने, 10 से 20, न्यूनतम 10 अधिकतम 20 आप उनको क्या कर सकते हो, नियुक्त कर सकते हो। और विशेषज्ञ सदस्य किसको नियुक्त करोगे, तो 3 क्वालिफिकेशन है। विशेषज्ञ सदस्यों की क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो वो पर्यावरण का ज्ञाता हो। अब जब आप उसको एनजीटी में विशेषज्ञ सदस्य को अपॉइंट करोगे तो आपको क्या होना चाहिए, उसको पर्यावरण का ज्ञाता होना चाहिए। इसके अलावा उसे 15 वर्षों से क्या हो, प्रशासन का अनुभव हो। या तो वो पर्यावरण का ज्ञाता हो, बहुत ज्यादा ज्ञाता हो पर्यावरण का, इसके अलावा 15 वर्षों से प्रशासन का अनुभव, या फिर पर्यावरण में ही क्या उसे 5 वर्ष का क्या हो, विशेष अनुभव हो। पर्यावरण में 5 वर्ष का विशेष अनुभव हो, या फिर उसको लगातार 15 वर्षों से क्या रहा हो, वो लगातार 15 वर्षों से प्रशासनिक अनुभव हो, या फिर पर्यावरण का ज्ञाता हो। अगर ये क्वालिफिकेशन है उसके पास तो उसे क्या अपॉइंट कर दिया जाएगा, विशेषज्ञ सदस्य के पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो यहाँ पर 3 तरीके से सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक हमारा अध्यक्ष होगा, एक हमारे न्यायिक सदस्य होंगे, न्यायिक में पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे, और कौन होंगे, विशेषज्ञ सदस्य होंगे। अगर विशेषज्ञ सदस्य कौन होंगे, पर्यावरण का ज्ञाता हो, लगातार 15 वर्षों से कौन रहा हो,
लगातार 15 वर्षों से जिसे प्रशासनिक अनुभव हो और इसके अलावा लगातार 5 वर्षों से क्या है, पर्यावरण का ज्ञाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, पर्यावरण में 5 वर्षों का उसे विशेष अनुभव है तो उसे विशेषज्ञ सदस्य बना सकते हैं। नियुक्ति कौन करता है, तो यहीं पर हम पढ़ चुके हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार की जाएगी। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों कर रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श क्यों लिया, इसीलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया था, सुप्रीम कोर्ट का, किसका, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग, कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त क्या लिया था, न्यायाधीश को लिया था। जब सुप्रीम कोर्ट के हम कार्यरत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लेंगे या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार भले ही नियुक्ति करती है लेकिन उसे परामर्श किससे लेना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से उसको परामर्श लेना पड़ता है। और इसके अलावा न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, न्यायिक सदस्य तो वही थे कौन, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति यहाँ पर नहीं दी गई है, किसकी सिफारिश पर, चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि इनका टेन्योर पीरियड कितना होता है, अध्यक्ष और सदस्यों का। ये आपको समझ में आ गया, सारा कुछ हमारा हो चुका। देखो क्या हो चुका, सबसे पहले नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। किसकी सिफारिश पर करता है, कौन से सलाह लेकर करता है, सिफारिश नहीं, किससे सलाह लेता है, सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है। और कौन नियुक्त होता है, अध्यक्ष एक होता है। अगर हम किसकी बात करें, न्यायिक सदस्य की बात करें तो न्यूनतम 10 अधिकतम 20, और विशेषज्ञ सदस्यों की बात करें तो कितने, न्यूनतम 10 अधिकतम 20। और उनको जो विशेषज्ञ सदस्य होते हैं उनको पर्यावरण का ज्ञाता हो, लगातार 15 वर्षों से प्रशासन का अनुभव हो या पर्यावरण के क्षेत्र में 5 वर्ष का विशेष अनुभव हो, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। और पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य कौन होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, रिटायर्ड या फिर वर्किंग। इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना। फिर उसके बाद हम इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पढ़ते हैं। तो देखो ध्यान रखना, अगर हमने क्या लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज को लिया है, किसको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लिया है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं होगी यहाँ पर, किसकी बात होगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को लिया है, तो उसका कार्यकाल होगा 5 या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगर हम यहाँ पर हाई कोर्ट को लेंगे, किसके, हाई कोर्ट के हमने क्या लिया है, अध्यक्ष को चुना है, भले ही हाई कोर्ट के हमने क्या चुना है, अध्यक्ष को। अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुना है तो उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका कार्यकाल होगा 67 ईयर, 5 या फिर 67 वर्ष, जो भी पहले हो। ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है, 62 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। हाई कोर्ट में कितना, 62 ईयर में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो 5 साल इन्होंने अपनी जॉब कर ली तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और विशेषज्ञ सदस्य क्या है, विशेषज्ञ सदस्य स्पेशल मेंबर, जिसे पर्यावरण का ज्ञाता हो, है ना, लगातार 15 वर्षों से प्रशासन का अनुभव हो, तो वो कितना टाइम तक रह सकते हैं, वो रह सकते हैं 5 या फिर 65 वर्ष। तो थोड़ा अलग अलग है, सुप्रीम कोर्ट का है तो 70 वर्ष, हाई कोर्ट के हैं तो 67 ईयर, और विशेषज्ञ सदस्य है तो कितना, 65 ईयर। और एक और बात, मेन पॉइंट इसमें है कि अपने पद पर नियुक्त होने के बाद ये क्या है, पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसके पात्र नहीं है, इनको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। और अपना पद त्याग किसको देंगे, ये केंद्र सरकार को देंगे। अब देखो, पद त्याग केंद्र सरकार को क्यों देंगे, नियुक्ति किसने की, केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो अपना पद त्याग किसको देने जाएंगे, ये केंद्र सरकार को। ध्यान रखोगे आप, नियुक्ति केंद्र सरकार, तो पद त्याग किसको देने जाएंगे, केंद्र सरकार को देने जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वेतन और सेवा शर्तें, जब नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है, पद त्याग केंद्र सरकार, तो सारी सेवा शर्तें, सब कुछ निर्धारण कौन करेगी, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। और हटाएगी भी कौन, वेतन भी कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, और हटाएगी भी कौन, केंद्र सरकार के द्वारा इनको हटा दिया जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या ऐसे हटा देंगे, ऐसे हटा देंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट के आप किसको ले रहे हो, जस्टिस को ले रहे हो, और केंद्र सरकार की मर्जी आई वो हटा देगी क्या, बिल्कुल भी नहीं हटा सकती। उसको किससे परामर्श लेना पड़ेगा, किसके परामर्श से नियुक्ति की थी, उसने किसके परामर्श से नियुक्ति की थी, उसने की थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से क्या किया था, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की थी। तो उन्हीं का फिर से परामर्श किसके लिए लेना पड़ेगा, उनको हटाने के लिए लेना पड़ेगा। एनजीटी के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा केंद्र सरकार को। हटाएगी तो केंद्र सरकार, लेकिन किसके परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से।
तो अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य हेतु सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कौन हटाएगा? केंद्र सरकार। यहां ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अब ऐसे हटा देगी क्या? कोई रीजन तो होगा ना? बिल्कुल रीजन है जो हम हर एक आयोग में पढ़ते हैं कि भाई दिवालिया हो, या फिर क्या अपने कार्य का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा हो, या मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो, या फिर अपने पद के अतिरिक्त ऐसे कार्यों में लिप्त पाया जाता है जो कि अक्षमनीय है। मतलब पद के अतिरिक्त कैसा? जैसे कि मान लो एनजीटी को क्या करना है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना है। अब कोई कंपनी का, ऐसी कंपनी का केस आता है जहां पर फैक्ट्री क्या करेगी? बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाएगी। एनजीटी ने रोक लगाना है कि नहीं एनजीटी को रोक? तो यहाँ पर एनजीटी क्या करेगी? एनजीटी के अध्यक्ष ने क्या किया? मान लो अपने पद का दुरुपयोग किया और उस पर रोक नहीं लगाई और वो सैंक्शन क्या कर दिया? पास कर दिया। मतलब वो जो कानून था फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे कि भाई उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर लिया। या फिर दिवालिया हो, न्याय निर्णित हो, पद का दुरुपयोग कर लिया हो, या फिर ऐसे हित अर्जित कर ले जो कि प्रतिकूल हो। मतलब ऐसे हित, मान लो रिश्वत ले ली है ना, कोई भी ऑर्डर पास करने के बेस पे उन्होंने क्या ले लिया? रिश्वत लेने का काम कर लिया। तो ऐसे हित अर्जित कर ले जो प्रतिकूल हो, या फिर अपराध के लिए क्या है? दोष सिद्ध पाया गया है। ऐसे अपराध के लिए क्या पाया गया है? दोष सिद्ध पाया गया। मतलब पर्यावरण से संबंधित कानून का वो करना है, लेकिन उसी के लिए क्या पाए गए हैं? दोष सिद्ध पाए गए हैं, गलत कानून बना रहे। तो बिल्कुल। और इसके अलावा शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो, मतलब शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से इतने कैपेबल नहीं है कि ये पर्यावरण संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान कर सके, सही तरीके से अपने डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा परामर्श लेंगे कि भाई सही पाए जाते हैं, जांच करेगी वो। अगर आधार सही पाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देंगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप एनजीटी के अध्यक्ष सदस्यों को हटा दो, तो वो हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा। और सैलरी इनका, ये सब चीजें, सैलरी रिमूवल और रिमूवल प्रोसेस और बेस। नेक्स्ट हमारा, अब बात करते हैं, ये हमारा एक पूरा का पूरा टॉपिक हुआ। अब हम बात करते हैं इनके पास क्या क्या पावर रहती है, क्या क्या इनके। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनका गठन कब किया जाएगा? गठन किया जाएगा 18 अक्टूबर 2010। किस अधिनियम के तहत किया गया है? एनजीटी एक्ट के तहत किया गया। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। भारत ऐसा करने वाला, जो पर्यावरण अधिकरण बनाने वाला भारत कौन सा देश है? तीसरे नंबर का देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा भारत पहला क्या है? विकासशील देश है, और तीसरा विकसित देश है। उसके बाद हमने पढ़ा नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। किसके परामर्श पर करती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श पर। हटाएगा कौन? केंद्र सरकार हटाएगा। नियम और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। इसमें अध्यक्ष कितना होता है? एक अध्यक्ष होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? सदस्य पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य कितने होते हैं? 10 से 20, और विशेषज्ञ सदस्य कितने होते हैं? न्यूनतम 10, अधिकतम 20। तो टोटल इस तरीके से क्यों होगा? न्यूनतम 21 हो जाएंगे और अधिकतम कितने हो जाएंगे? 41, अगर आप एक तरीके से काउंटिंग करो तो। और विशेषज्ञ सदस्यों के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? पर्यावरण का ज्ञाता हो, प्रशासन का अनुभव हो 15 वर्षों का, या लगातार 5 वर्षों का पर्यावरण का विशेष अनुभव हो, तो विशेषज्ञ सदस्य के पद पर उसको नियुक्त किया जाएगा। ये चीजें अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इसको पढ़ा है। और अगर हमने पृष्ठभूमि की बात करें तो आर्टिकल 21, इसके अलावा 51 AG, इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था? 323B। ठीक है, और आर्टिकल 48A, ये था हमारा। और अगर सम्मेलन की बात करें तो 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन, और इसके अलावा कौन सा? 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये सब हमने पढ़ा है अभी तक। अब हम इसके पावर की बात करें कि इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो इसकी अगर शक्तियों की बात करें तो उन सभी मामलों की शक्ति क्या होंगी इसके पास? तो वही मामले तो सुन पाएगा ना जिसमें पर्यावरण संबंधित हो। तो उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या शामिल हो? भाई पर्यावरण शामिल हो, वहीं तक ये सुनवाई कर सकता है। अब ये क्या है? वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय मतलब कानून के तहत इसका निर्माण हुआ है, तो इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है जिसके तहत ये सुनवाई कर सकता है। मतलब पर्यावरण को लेकर हम इसके पास क्या कर सकते हैं? कोई अपील भी कर सकते हैं। और इसके अलावा नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908, किसके तहत? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC के तहत। ठीक है, CCP के तहत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लेखित न्याय प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। ये अपने अनुसार पर्यावरण से संबंधित मामलों का क्या है? निपटारा करता है। इसके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। किसकी? सिविल प्रक्रिया, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908। और इसके अलावा अब फैसले कैसे देता है? फैसले देता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है।
किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर मान लो कोई फैक्ट्री है जो क्या कर रही है, प्रदूषण फैला रही है ना, तो ये क्या करेगा, उस पर रोक लगा देगा। इसके अलावा अगर कोई मामला इसके संज्ञान में आ जाता है या फिर ये खुद भी देख लेता है, जैसे न्यूज़पेपर में इसने पढ़ लिया, ठीक है, तो ये क्या करता है, सारे के सारे लोगों को, जैसे कि बहुत सारी जनता को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय कि प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर भी क्या करता है, ये कार्य करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को भी क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। अब जैसे कि मान लो कहाँ पर हमने पढ़ा है कि कोलकाता, दिल्ली ये सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में है, तो यहाँ पर कोई फैक्ट्री ओपन हुई है जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के जो नागरिक हैं, आसपास के नागरिकों को क्या हो रहा है, दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रहे, उससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो गया और कई प्रकार की बीमारियां हो गई, है ना। तो ये क्या करेगा, उन नागरिकों के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकता है कि आपकी वजह से उन नागरिकों को हानि पहुंची है, तो आप क्या करना है, आपको उनको क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। चाहे वो क्या करना हो, दिल्ली में पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाना हो, या फिर इसके अलावा 15 साल पुराने वाहनों पर रोक लगाना हो, उड़ीसा सरकार ट्रेनरीज पर प्रतिबंध लगाना हो, या फिर खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगाना हो, या सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना हो। इसने सारे के सारे काम ऐसे किए हैं, है ना, कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है ये। इसके अलावा अब मान लो इसने कोई फैसला दिया, अगर उसका पालन नहीं किया है, नियमों का पालन नहीं करने पर ये कितना दंड दे सकता है, तो इसके पास क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। तो ये क्या करेगा, 3 साल तक का, कितने टाइम पीरियड का फ्रेंड्स, अधिकतम 3 साल तक का दंड चुना सकता है। कैसा है ये दंड, शारीरिक दंड है। और अगर आर्थिक दंड की बात करें तो आर्थिक दंड में ये 10 करोड़ रुपए तक का क्या लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो 3 साल तक की ये जेल सुना सकता है और 10 करोड़ रुपए तक का क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, और 6 माह के भीतर ये मामलों का निपटारा करता है। और अपील कितने दिनों के भीतर की जाती है, 90 दिन के भीतर इसमें अपील की जा सकती है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि एनजीटी द्वारा आदेश देते समय लागू सिद्धांत। ये आदेश देते समय कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करता है, तो ये आदेश देते समय सतत विकास, कि भाई ऐसा विकास करो कि है ना, आप ना वर्तमान को भी क्षति नहीं पहुंचाओ और भविष्य के लिए भी संरक्षित करो। तो इस तरीके से ये सतत विकास के सिद्धांत पर काम करता है। प्रदूषक भुगतान, कि अगर आपने कोई भी प्रदूषण फैलाया है तो आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। सतत विकास, प्रदूषक भुगतान और इसके अलावा निवारक, ये 3 सिद्धांतों पर काम करता है। कौन कौन से फ्रेंड्स, सतत विकास, निवारक और कौन सा, प्रदूषक भुगतान के सिद्धांतों पर ये क्या करता है, कार्य करता है। नेक्स्ट है, अब एनजीटी द्वारा दिए गए आदेशों का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में। पहली बात तो एनजीटी को किसके खिलाफ कैसा दर्जा प्राप्त है, हम पढ़ चुके हैं, इसको हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। और इसके सुप्रीम कोर्ट में हम कितने दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, 90 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। इसको नियम कौन बनाता है, हम पढ़ चुके हैं, नियम केंद्र सरकार बनाएगा और केंद्र सरकार ही क्या करेगा, इसको कर्मचारी की भी उपलब्ध कराएगा। गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। हटाएगा कौन, केंद्र सरकार। नियम और सेवा शर्तें कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। तो क्या करेगा, कर्मचारी भी कौन उपलब्ध कराएगा, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब क्या है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ पर एनजीटी को टोटल 7 कानून बताए गए हैं कि अगर इन 7 कानूनों में से किसी भी एक कानून का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हो, सुनवाई कर सकते हो। तो 7 कानून कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं 7 कानून कौन कौन से हैं। 7 कानून है हमारा, सबसे पहले जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। कितना, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर है, यहाँ पर ध्यान रखना, उपकर आ जाए तो 77। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और सार्वजनिक देयता सीमा अधिनियम, कौन सा, सार्वजनिक देयता सीमा अधिनियम 1991। यहाँ पर जल से संबंधित अगर आप कोई प्रदूषित करते हो तो एनजीटी सुनवाई कर सकता है। वन से संबंधित, वनों के संरक्षण में अगर कोई भी इस तरीके से आप प्रदूषण कर रहे हो कि वनों को हानि पहुंच रही है, वन का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकता है, एनजीटी सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा वायु, वायु से संबंधित मान लो वायु प्रदूषण हो रहा है, हम खुले में ढंग से सांस ही नहीं ले पा रहे हैं,
तो क्या कर सकता है, एनजीटी सुनवाई कर सकता है। तो वायु प्रदूषण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक देयता अधिनियम और जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को भी संरक्षित करने का काम किसका है, एनजीटी का है। अगर इन सातों के सातों नियमों में से जो 7 हैं, क्या ये सातों जो आपको दिए गए हैं, अगर इनमें से किसी पे भी एक पे भी क्या होता है, कहीं से भी एनजीटी को लगता है कि प्रदूषण फैल रहा है या फिर इनका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, तो एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करेगा। और उसके अलावा सतत विकास, प्रदूषक भुगतान और निवारक के उसमें इसके सिद्धांत होते हैं, और एनजीटी क्या करेगा, उन कानूनों का पालन करते हुए इन पर क्या करेगा, इनको फुलफिल करने की प्रयास करेगा। नेक्स्ट है हमारा इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर अधिनियम। अब देखो 7 अधिनियम तो इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सा, जल प्रदूषण वाला 1974, ठीक है फ्रेंड्स। उपकर, जल का उपकर वाला अधिनियम कौन सा, 1977, ठीक है। वन 80, वायु संरक्षण अधिनियम कौन सा, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, ठीक है। सार्वजनिक देयता, और उसके बाद कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और वायु पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कितना, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ये हमने टोटल 7 पढ़े, कौन कौन से, ये देखो, जल 180, वायु 81, सार्वजनिक देयता 91, पर्यावरण 1986 और जैव विविधता 2। ये हमने टोटल 7 पढ़े। इसके अलावा 2 ऐसे हैं, कौन कौन से, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आदिवासी जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं। अगर हमें वन्य जीवों का सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से संरक्षण किया गया है तो एनजीटी उसको लेकर कोई भी कानून नहीं बना सकती या कोई भी आदेश नहीं दे सकती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो एसटी समुदाय है, वनवासी हैं, उनके लिए जो अधिकार सुरक्षित रखे गए हैं, आदिवासी जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियमों के अंतर्गत जो उनको अधिकार सुरक्षित दिए गए हैं, अगर वो मान लो पेड़ की कटाई करते हैं या फिर वहां पर खेती करते हैं, जैसे झूम कृषि होती है, तो अगर वो करते हैं तो उनको क्या है, उनको अधिकार है। एनजीटी उसको लेकर कोई भी आदेश नहीं दे सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने अभी तक एनजीटी ने कौन कौन से ऐतिहासिक निर्णय इस प्रकार से दिए हैं जो बिल्कुल भी इतिहास में दर्ज हो गए। तो सन 2012 में, कब, सन 2012 में पॉस्को एवं उड़ीसा सरकार के मध्य हुए कुछ समझौते को निरस्त किया। पॉस्को एक कंपनी थी और उड़ीसा सरकार थी, दोनों ने क्या किया था, इस तरीके से कानून का इस तरीके से आपस में वो गठबंधन कर लिया था कि क्या हो रहा था, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा था। तो एनजीटी चली, एनजीटी ने क्या किया, अधिकरण ने क्या किया, यहाँ पर पॉस्को और उड़ीसा सरकार के समझौते को ही निरस्त कर दिया कि भाई आप इस तरीके से कोई भी ऐसा समझौता नहीं कर सकते जो क्या हो, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। तो यहाँ पर यह फैसला बहुत ही अकल्पनीय था कि 2012 में पॉस्को और उड़ीसा सरकार के मध्य हुए समझौते को क्या किया, निरस्त किया। उसके बाद बात करें 2012 में उसने खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध कर दिया कि जैसे आप देखते हो ना, यहाँ पर सड़क के किनारे चाहे जैसा खुले में कचरा जला जाते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं, है ना। तो खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी तो आजकल हमारा क्या है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और घर घर गाड़ी आकर क्या ले जाती है, कचरा ले जाने का काम करती है। तो 2012 में खुले में कचरा जलाने पर क्या है, प्रतिबंध कर दिया। उसके अलावा सन 2013 में अलकनंदा में हाइड्रो है, ये हाइड्रो, अलकनंदा में हाइड्रो पावर लिमिटेड की याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश दिया। मतलब अलकनंदा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था जहां पर नागरिकों को क्या हो रही थी, हानि हो रही थी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण उनके जीवन को भी खतरा हो रहा था और कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थी। तो अलकनंदा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था गवर्नमेंट का, वहां पर फिर एनजीटी ने आदेश दिया और गवर्नमेंट को क्या देना पड़ा, अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को याचिकाकर्ता जिन्होंने क्या किया था, याचिका लगाई थी कि भाई हमारे स्वास्थ्य को हानि हो रही है, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, तो उनको क्या करना पड़ा था, मुआवजा देने का क्या करना पड़ा, आदेश देना पड़ा। ठीक है। उसके बाद अब प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का यहाँ पर क्या किया गया था, पालन किया गया था। कौन से सिद्धांत का पालन किया गया था कि अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने क्या किया, अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने प्रदूषण फैलाया जिससे नागरिकों को हानि हुई। तो एनजीटी ने कौन से सिद्धांत का पालन किया कि आपने प्रदूषण फैलाया, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रदूषक भुगतान करना पड़ेगा। कैसा, प्रदूषक भुगतान यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से 2015 में दिल्ली एनसीआर में क्या किया था, 10 वर्ष से अधिक पुराने, कितने, 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। मतलब दिल्ली में अब क्या नहीं चलाए जा सकते, 10 वर्ष से पुराने अगर डीजल वाहन है तो आप नहीं चला सकते हो। इसके अलावा 2017 में, सन 2017 में दिल्ली में
50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर भी क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब कि अगर 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग आप यूज करते हो तो देखो प्लास्टिक बैग की क्या क्वालिटी होती है, एक तो ये बहुलक होता है और कई सालों में खत्म होता है, मतलब नष्ट ही नहीं होता है, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, मृदा प्रदूषण फैलता है, और खुले में अगर इसको जला देते हैं तो कौन सा प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण फैलता है। तो 2017 में 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग को जलाने पर भी क्या कर दिया गया, दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया था। और साथ ही क्या किया गया था, 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग पर भी क्या लगाया गया था, 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा 2018 में उसने कब, 2018 में यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र को, मतलब केंद्र सरकार को और राज्यों से वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्यविधि बनाने का भी आदेश दिया कि आपको वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी कार्यविधि का निर्माण करना पड़ेगा जो कि नागरिकों को स्वच्छ जीवन जी सके। तो इन्होंने क्या किया, 2018 में संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या कहा, वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्यविधि बनाने को कहा। साथ ही 2019 में, सन 2019 में उत्तर प्रदेश की 122 टैनरियों पर 280 करोड़ का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया था, क्रोमियम युक्त सीवेज को बहा दिया था, किसमें, नदी में। क्या किया उन्होंने, जो यूपी की एक कितनी ट्रेनरीज, 122 ट्रेनरियों पे कितना जुर्माना लगाया, 280 करोड़ का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, क्रोमियम युक्त सीवेज कहाँ पे बहा दिया, नदियों में बहा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ, तो इसी की वजह से क्या हुआ, 280 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। और हमें पता है ये क्या कर सकता है, 3 माह, है ना, 6 माह के भीतर अपने फैसलों का निपटारा करता है, और इसमें कितना, 10 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एनजीटी के कई निर्णय, अब एनजीटी के कई निर्णयों को धारा 226 के तहत हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। और अगर अपील की बात करें तो अपील कहां पर की जाएगी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। अब क्या है, एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में क्या किया है, न्याय हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना को एक नई दिशा दी है। किस तरीके से दी है, जैसे कि एनजीटी क्या करता है, पर्यावरण के क्षेत्र में तुरंत सक्रिय हो जाता है। अब पर्यावरण के क्षेत्र में इसके तुरंत सक्रिय होने से क्या होगा, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र, मतलब हमको बार बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, डायरेक्ट एनजीटी में जाओ, और क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एनजीटी में जाने से पर्यावरण को लेकर तुरंत ही समाधान हो जाएगा। कितने माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो ये था, आज हमने पढ़ा, एनजीटी को कंप्लीट किया। अब इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे कि एनजीटी के किस तरीके के एमसीक्यूज आने वाले हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इसकी क्लास की पूरी लिंक मिल जाएगी, और साथ ही आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर हर एक आयोग की आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।